Hello, dear students. I hope all of you are fine at your home. Today, we are going to read the third poem of your book, Flamingo, class 12th. The title of the poem is Keeping Quiet, and this poem has been written by Pablo Neruda. So, before reading this poem, we will discuss about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was a famous poet, diplomat, and politician. He is widely regarded as one of the famous poets of 20th century as well as the famous poet of Spanish language. पेब्लो नेरुडा जो हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इसके साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी हुए हैं और राजनीतिज्ञ भी हुए थे। और 20वीं शताब्दी में वो एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी और इसके साथ साथ स्पेनिश भाषा के भी एक बहुत प्रसिद्ध कवि वो रहे थे। He was born on 20 July 1904. His real name was Ricardo Eliezer Neftali Reyes Busalto. उनका जन्म 12 जुलाई 1904 में हुआ। उनका वास्तविक नाम रिकार्डो एलिजर नेफ्टाली रेइस बुसाल्टो था। Neruda got popularity during his lifetime. He wrote in a variety of style, including surrealist poems, historical epics, etc. नेरुडा जो थे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की और उनका जो लिखने का स्टाइल था उसमें भी विभिन्नता थी। अलग अलग तरीके से वो लिखते थे जिसमें उनकी अति यथार्थवादी और ऐतिहासिक महाकाव्य इत्यादि शामिल हैं। ही रोट passionate love poems which includes 20 love poems, Songs of Despair, 1924. उन्होंने बहुत सी आवेशपूर्ण और उत्साही इस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी जिसमें शामिल हैं 20 लव पोएम्स और सॉन्ग ऑफ डेस्पेयर जो कि 1924 में पब्लिश हुआ। He occupied many diplomatic positions and served a term as senator for the Chilean Communist Party. Neruda was awarded the Nobel Prize in 1971. बहुत सी डिप्लोमेटिक बहुत सी राजनयिक या कूटनीतिक पोजीशंस उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी के सेनेटर की टीम के एक सदस्य के रूप में भी उन्होंने सेवा की और नेरुडा को 1971 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। Before this, we will discuss about the poem. Actually, the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discuss the need of maintaining peace and also silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, also animals and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. This poem is related to the present scenario during this time. So, in this poem, about the need for soul searching, which may help us make peace with ourselves and others. इस कविता में अपनी आत्मा के अंदर शांति की तलाश कि हम अपने अंदर शांति की तलाश करें, दूसरों के अंदर भी शांति की तलाश करें, तो इस तरह की जो ज़रूरत है उस तलाश को पूरा करने में ये कविता मदद करती है। The poet appeals to the reader to take a little time out of their busy schedules and emphasizes on the need of quiet introspection and retrospection. It advocates doing nothing for some time. कवि इस कविता में अपील करता है कि जो पाठक हैं वो अपने हर रोज़ के बिजी शेड्यूल से जो उनका बिजी दिनचर्या है उसमें से कुछ टाइम निकालें, खाली टाइम उसमें से कुछ निकालें। और कवि इस बात पर भी जोर देता है कि वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, अवलोकन करें, रिट्रोस्पेक्शन सिंहावलोकन करें, बहुत ज़्यादा
अपने अंदर तलाश करें, शांति की तलाश करें. इट एडवोकेट्स डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम. इसमें जो अधिवक्ता है वो इस बात पर, मतलब इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ समय के लिए हम कुछ भी ना करें. It tells us how a moment of silent introspection will help us realize the utter futility of our aggressive endeavors. ये कविता जो है हमें बताती है कि किस तरह से एक साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, जब हम चुप रहेंगे, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने अंदर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो उस क्षण में, वो क्षण हमें मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा ये रियलाइज करने में कि किस तरह से जो एग्रेसिव एंडेवर्स होते हैं, जो आक्रामक जो प्रयास होते हैं हमारे, उनमें से वो पूरी तरह से किस तरह से व्यर्थ हैं, इस बात को हम महसूस कर पाएंगे. So now let's start the reading of this poem. Now we will count to 12 and we will keep still. In this poem, the poet asks the readers to count up to 12 in their mind and urge everyone to be still. इस कविता में, इस पैराग्राफ में कवि जो है वो पाठक से कहता है कि वो 12 तक गिनती गिने, अपने माइंड में गिने, अंदर ही अंदर गिने, और बिल्कुल स्थिर रहे, बिल्कुल शांत रहे. यू कैन सी द इमेज ऑफ मेडिटेशन हियर. In this moment of silence, they would stop their babbling tongues and moving arms. Instead of looking outside, they will look inside. It will be a kind of introspection. साइलेंस की जब वो स्थिति होगी तो उस सिचुएशन में दे वुड स्टॉप देयर बैबलिंग टंग्स. बैबलिंग मतलब बड़बड़ाती हुई जीभ. हमारी जो टंग जो है लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, तो हमारी बड़बड़ाती हुई जो जीभ है वो भी रुक पाएगी. हमारे हिलते हुए चलती हुई जो बाजुएं हैं उनको भी थोड़ी राहत महसूस होगी. इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड, बाहर देखने की बजाय हमें कोशिश करनी है कि हम अपने अंदर देखें, अपने अंदर हम ध्यान लगाएं. इट विल बी अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. यही एक तरह का आत्मनिरीक्षण होगा. यहाँ पर हमें ये एनालाइज करना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, किस किस चीज़ को हमें रोकना है. मीन्स जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी है उसमें से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेडिटेशन को देना है. It is like an exercise of meditation, gradually calming the mind to prepare it for introspection. ये एक तरह का मेडिटेशन का अभ्यास होगा, ध्यान का एक अभ्यास की तरह से होगा, जिसमें धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो शांत होता जाएगा और हम आत्मनिरीक्षण के लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे. द नंबर 12 could also be relate to the hours of the day or the month of the year. यहाँ पर जो नंबर 12 लिया गया है उसका मतलब ये है कि दिन के जो 12 घंटे हैं और साल के जो 12 महीने हैं उससे यहाँ पर इस नंबर 12 को रिलेट किया गया है. So the poet urged in this stanza, the poet asks each one of us to count up to 12 and then be quiet. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people, no harsh words will be spoken to each and everyone. In this moment of silence, the poet does not want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless, completely motionless, and to do the exercise of meditation. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Means the poet discourages us from speaking in any language. People across the world should not speak their own languages. They should keep quiet and speak the language of silence. We have discussed about this point
ऑलरेडी। मीन्स जो कवि है वो हमें डिस्करेज करता है, किसी भी भाषा में बोलने से मना करता है। वो कह रहा है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात न करे, दे शुड कीप क्वाइट, वो सभी शांत रहें और शांति की भाषा में ही वो बात करें। लैंग्वेज कैन बी अ डिवाइडिंग फैक्टर, इट लीड्स टू डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो है एक डिवाइडिंग फैक्टर हो सकता है, बांटने वाला एक तथ्य यहाँ पर साबित हो सकता है, जो लोगों को बांटती है, भाषा बांटती है। सो इससे एक डोमिनेशन, एक प्रभुत्व की भावना का ये नेतृत्व करती है, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इससे पैदा होता है। सो इसलिए कवि आग्रह कर रहा है कि किसी भी भाषा में बात ना करें। If for some time no one spoke, then all discrimination would disappear in the depths of silence. अगर कोई भी किसी भी भाषा में कुछ समय तक बात ना करें तो सभी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, सभी भेदभाव हैं, वो चुप्पी की गहराई में गायब हो जाएंगे। This will bring unify among all human beings on the face of the earth. और उससे क्या होगा, धरती के धरातल पर सभी मनुष्य जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। Let's stop for a second and not move our arms so much. The poet asks us to stop for 1 second and not move our arms to do any work. He asks us to keep ourselves away from negative aspects, नकारात्मक पहलू। कवि जो है वो आग्रह करता है कि हम 1 सेकंड के लिए अपनी बाजुओं को बिल्कुल भी ना हिलाएं, उनसे कोई भी काम ना लें, और वो सभी नकारात्मक जो पहलू हैं उनको दिमाग से, हमारे शरीर से दूर रखने का आग्रह करता है। आर्म्स ऑल्सो रेफर टू आर्म्स एंड ammunitions that create violence and disrupts peace and harmony. Arms disrupts means बाधा पैदा करना, बैरियर। आर्म्स वर्ड यहाँ पर बाजुओं को रिप्रेजेंट करता है, और ओमिनिशंस, ओमिनिशंस गोला बारूद, जिससे वायलेंस क्रिएट होती है, हिंसा क्रिएट होती है। एंड और उसकी वजह से क्या होता है, मीन्स बाजुओं से ही युद्ध लड़े जाते हैं, और युद्ध गोला बारूद की मदद से लड़े जाते हैं, जिनकी वजह से हिंसा क्रिएट होती है, हिंसा पैदा होती है, और उस हिंसा की वजह से शांति, सौहार्द और समृद्धि में बाधा पड़ती है। Unless right thought precede actions, differences and unrest will continue to prevail and threaten to tear the fabric of society. अगर हमने ऐसा नहीं किया, so right thoughts precede actions मीन्स जो हमारे सही विचार हैं उन विचारों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो विभिन्नताएं हैं, जो अनरेस्ट है, जो बेचैनी है, वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, और वो एक बहुत बड़ा खतरा पहले भी थी और अब भी जो समाज का जो अस्तित्व है उसको फाड़ डालेगी, उसको खत्म कर डालेगी। मैन इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन डूइंग, मच ऑफ द अनरेस्ट of the face on the earth is a result of his progressive and forward nature. मनुष्य जो है वो अपनी खुद के किए हुए का विक्टिम है, दोषी, जो मतलब वो कर रहा है उसके लिए वो खुद ही दोषी है। बहुत ज्यादा बेचैनी की वजह से धरती के धरातल पर वो बहुत ज्यादा बेचैनी जो उसने फैलाई है, वो परिणाम है उसकी प्रोग्रेसिव, जो वो हर टाइम प्रोग्रेस करना चाहता है, हर टाइम वो तरक्की करना चाहता है और इस नेचर से भी आगे बढ़ जाना चाहता है। तो इन सब चीज़ों का परिणाम है जो वो आज सबके सामने है। आज के नज़रिए में, आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो ये जो
महामारी का समय है, ये भी मनुष्य का खुद का किया हुआ है। अगर हम नेचर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, एनिमल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आज हमें ये स्थिति शायद ना देखनी पड़ती। It is a gesture of dictatorship and can be interpreted as his action to dominate others. So, ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही के एक इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी अगर व्याख्या करें तो हिज एक्शन टू डोमिनेट अदर, उसके जो काम हैं, जो तानाशाही हैं, उन लोगों के जो काम है दूसरों के ऊपर राज करना, दूसरों को दबाना। So let's discuss about the poetic devices which has been used in this stanza. Pun. Here, pun poetic device has been used. Arms. One arm is related to the arm of human, and the other that is related to the battle or war also. So, arm has two different meanings. Arms, hand engaged in several activities. Arms, weapons used for destruction. Second, let's repetition to create a bond with the reader and stress his point. It would be an exotic moment without rush, without engines. So the poet feels that whenever such a moment of silence would be, that will be an unusual and exciting moment. So in that case, when everything will come to a standstill, it will be a rare situation. That will be an exotic moment. जब हर चीज स्थिर हो जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हिलेगा, सो एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही विचित्र परिस्थिति वो होगी, बहुत ही विचित्र क्षण वो होगा. We are all busy accomplishing our work and go on rushing in our lives. हम सभी जो हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, और अपने जीवन में हर रोज हम भागते रहते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है. We should stop engines, industrial activities causing harm to the nature, and stop our personal activities and unite in one tune of silence. सो हमें अपनी सारी की सारी जो इंजन्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसकी वजह से हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो भी रोक देनी चाहिए. एंड स्टॉप आवर पर्सनल एक्टिविटीज़, हमारी जो निजी जो गतिविधियां हैं वो भी हमें रोक देनी चाहिए. सो इस कंडीशन में यूनाइट इन वन ट्यून ऑफ साइलेंस, एक चुप्पी का एक अलग ही माहौल बनेगा जिसमें सभी लोग इकट्ठे शांति बनाए रखेंगे. द मैकेनाइज्ड मॉडर्न life saps off our mental and physical energy and strips us of our tender human emotions and feelings. मैकेनाइज्ड मॉडर्न लाइफ, आज की जो आधुनिक मशीनी आधुनिक जो जिंदगी है, उस जिंदगी में जो जीवन है हमारा, उसमें हमारी मानसिक जो और शारीरिक जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है. आज के मशीनी युग की बात करें अगर हम, और ये चीज़ें हमें हमारी जो बहुत ही नाजुक सी मानवीय भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनसे हमें दूर कर देती है. मीन्स आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य पैसा कमाने की होड़ में मानवता से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है. पोएटिक डिवाइस, एक्सोटिक मोमेंट, a unique or rare moment of beauty, world peace, universal brotherhood, compassion, and understanding. That will be a unique and rare moment of beauty. And in the world, peace will be maintained,
universal brotherhood will be there, compassion and understanding will be there between all the person. We would all be together in a sudden strangeness. In the moments of silence, human being can experience the strength of togetherness and create a bond which binds all humanity together. जब साइलेंस होगा, उन साइलेंस के क्षणों में, उन चुप्पी के उन क्षणों में मनुष्य जो है वो अपने आप इकट्ठे सभी मनुष्य एक साथ एक शक्ति का अनुभव करेंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक बंधन बनेगा जो कि संपूर्ण मानव जाति को बांध करके रखता है. This new and inexplicable feeling will be a blessing for humanity. Inexplicable जिसको बयान नहीं किया जा सकता, अकथनीय, कि ये जो नया और अकथनीय जो इस तरह की भावना होगी वो मानव जाति के लिए एक वरदान साबित होगी. So, in this condition, the poet feels that such a moment of silence would be an unusual and also exciting one. There will be no hurry, there will be no sound machines to pollute the atmosphere, and it will be a strange and unfamiliar moment. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Whenever there will be silence, no activity will be there. In that condition, no person would harm any other living being either for food or for earning his livelihood. Means कोई भी व्यक्ति अपने भोजन के लिए या फिर अपनी आजीविका को कमाने के लिए किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. Fishermen represents tyrant and killers. The poet wants them to stop their work and realize their mistakes. Tyrant, तानाशाही. फिशरमैन जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं तानाशाही के रूप में और हत्यारों के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं. कवि चाहता है कि वो अपने काम को रोकें और उनको अपनी गलती का एहसास हो कि वो जीवों की हत्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं. The powerful metaphor of fishermen is a comment on man's irrational exploitation of nature for his selfish interest. पावरफुल मेटाफर, जो शक्तिशाली मेटाफर है, शक्तिशाली जो रूपक है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फिशरमैन का, सो वो एक कमेंट है, एक तरह की वो टिप्पणी है मनुष्य के ऊपर जो उसके इरेशनल एक्सप्लॉयटेशन है, जो उसका तर्कहीन जो शोषण वो कर रहा है. मीन्स कोई रीज़न नहीं है कि वो क्यों शोषण कर रहा है प्रकृति का अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थी हितों के लिए. क्यों वो प्रकृति का शोषण कर रहा है, उसके जो वो तर्क देता है उनका कोई मतलब नहीं है, जो रीज़न वो देता है उनका कोई मतलब नहीं है. His actions have harmed wildlife and pushed endangered species to the verge of extinction. उसके कामों की वजह से वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जीवन है, वन्य जीवन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. और उसकी वजह से एंडेंजर्ड स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं. वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पर है. ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा खतरे की तरफ धकेल दिया गया है. And the man gathering salt would not look at his hot hands. If the human beings will stop their activities in that condition,
All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and the damage they have caused to their body. Kuch, this is the process of gathering salt, and these people are gathering salt. सो वो सभी लोग जो एंडलेसली बिना अंत के बिना रुके वो काम करते रहते हैं, अपने जख्मों की तरफ वो नहीं देखते, उनको उनके पास टाइम ही नहीं होता। जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान की तरफ वो नहीं देखते, उनके शरीर को जो क्षति होती है उसकी तरफ वो नहीं देखते। उनको टाइम मिलेगा जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी सभी एक्टिविटीज को रोक देंगे। The salt gatherers is a metaphor that represent the poor worker class who often go to any extent to earn their livelihood and often hurt themselves irreparably. मीन्स सॉल्ट गैदरर यहाँ पर नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति एक रूपक के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करता है, जो जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाली जो क्लास है, जो जाति है, जो गरीब लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, जो अपने आजीविका कमाने के लिए लगातार बाहर जाते हैं और अपने शरीर को वो अपूर्णीय रूप से, जिसको सुधारा भी नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा अपने शरीर को वो, इसको रिपेयर ही नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाते हैं। Here the poet criticizes men's obsession with material advancement. यहाँ पर कवि जो है मनुष्य का जो ऑब्सेशन है, मनुष्य का जो जुनून है मटेरियल एडवांसमेंट का, आधुनिक भौतिक तरक्की करने का जो उसका जुनून है, उसकी आलोचना करता है। It has brought misery and suffering as man does not pay heed to the spiritual void created due to his greed for more. और इसकी वजह से क्या है, मनुष्य के जो कष्ट हैं, जो उसके दुख हैं, वो उसको भोगने पड़ते हैं, कष्टों का, दुखों का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि डज नॉट पे हीड, क्योंकि वो आध्यात्मिक जो शून्य है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता और अपने लालच में ही और ज़्यादा, लालच को और ज़्यादा पैदा करता जाता है, वो लालच बढ़ता जाता है। मीन्स पैसा कमाने की भूख में वो हर रोज़ काम करता जाता है और आध्यात्मिकता जो है, ईश्वर जो है, उससे दूर होता चला जाता है, उसको वो टाइम ही नहीं देता। How the human beings are destroying the forests. So, in this moment of inactivity, whenever the fishermen would not be catching fish, hence the whales in the sea will be safe. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands, for which he had no time earlier. Thus, human beings will not destroy nature, and both nature and humans will be able to cover from their wounds. Okay. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. In this stanza, the poet is talking about the wars. Green wars are the brutal wars waged by men against nature. They exploit nature for selfish reasons, which leads to environmental degradation. यहाँ पर कवि बात कर रहा है हरे युद्धों की, बहुत ही बर्बरता के साथ जो युद्ध लड़े जाते हैं मनुष्य के खिलाफ और मनुष्य के द्वारा प्रकृति के विरुद्ध। हरे युद्धों से मतलब यहाँ पर वृक्षों की कटने से, वृक्षों की कटाई से। वे अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए, अपने स्वार्थी कारणों के लिए, किसी को किसी काम के लिए उन वृक्षों की जरूरत है,
किसी को किसी काम के लिए, तो वो उनके सेल्फिश रीजन हुए, उनके स्वार्थी कारण हुए, जिसकी वजह से वो नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर का शोषण करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पर्यावरण में क्षति होती जाती है, नुकसान होता जाता है. Man's inability to appreciate his symbiotic relationship with nature results in untold suffering, and the day is not for when his own actions will threaten him of extinction. मैन की, मनुष्य की जो इनएबिलिटी है, अक्षमता है, टू अप्रिशिएट हिज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सिम्बियोटिक मतलब सहजीवी, मीन्स मनुष्य के अंदर ये कमी है कि वो दूसरे जीवों के साथ में सहजीवी रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध वो प्रकृति के साथ में नहीं बना सकता, और उसका परिणाम ये होता है अनटोल्ड सफरिंग, अकथनीय दुख उसको उठाने पड़ते हैं. एंड द डे इज नॉट फार, और वो दिन दूर नहीं है जब उसके खुद के काम जो हैं विल थ्रेटन हिम ऑफ एक्सटिंक्शन, उन कामों की वजह से वो खुद ही उसका विनाश हो जाएगा. सिचुएशन प्रेजेंट में भी ऐसी ही है. नेचर को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसका रिजल्ट क्या है? अनटोल्ड सफरिंग, मिजरी, अनबियरेबल मिजरी, और थ्रेटन of extinction. Wars with gas and wars with weapons are the wars that human beings have fought against each other in the past and present. They make use of such devastating weapons that have the capacity to wipe out humanity from the face of earth. युद्ध, अभी हमने हरित युद्धों की बात की, प्रकृति के खिलाफ जो युद्ध थे, वृक्षों के खिलाफ जो युद्ध थे. अभी हम बात कर रहे हैं वो युद्ध जो गैस से लड़े जाते हैं, वो युद्ध जो हथियारों से लड़े जाते हैं, वो युद्ध जो मनुष्य के द्वारा ईच अदर इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, एक दूसरे के खिलाफ वर्तमान में और भूतकाल में लड़े गए. दे मेक यूज ऑफ सच डिवास्टेटिंग वेपन्स, डिवास्टेटिंग विनाशकारी, वे इस तरह के जो विनाशकारी जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, दैट हैव द कैपेसिटी टू वाइप आउट, उन हथियारों के अंदर इतनी क्षमता है कि वे धरती के धरातल से मनुष्य जाति को ही मिटा दें. वाइप आउट, मिटा देना. दोज रेफर्स टू ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड एग्रावेटिंग वॉर्स. These wars spread mindless violence and cause a colossal wastage of precious human lives, property, sacred values, emotions, and feelings. उन लोगों के प्रति, all the people responsible for initiating, जो कि इन सब चीज़ों की शुरुआत, इन युद्धों की शुरुआत के लिए जिम्मेदार हैं, अपने आक्रामक युद्धों की शुरुआत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए जो लोग माइंडलेस वायलेंस, मस्तिष्क को बिल्कुल मस्तिष्कहीन, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, इस तरह की हिंसा को वो बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देते हैं. एंड कॉज अ कोलोसल वेस्टेज ऑफ प्रीशियस ह्यूमन लाइफ. कोलोसल, बहुत भारी बर्बादी, और उसकी वजह से क्या है, जो बहुत ही मूल्यवान मनुष्य का जीवन है उसकी बहुत भारी बर्बादी का वो एक कारण बनता है. प्रॉपर्टी, धन दौलत, जो सेक्रेड वैल्यूज हैं, जो हमारे पवित्र मूल्य हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब चीजों की बहुत भारी बर्बादी होती है. Victories with no survivors would put on clean clothes. In this stanza, the poet is saying, the poet puts forth the paradox of wars
where everyone experiences a loss and victory becomes a result for the sake of ending the wars. It warns us of a future possibility when man's inventions will go against him and destroy the human race. पैराडॉक्स ऑफ वॉर्स मीन्स युद्धों का विरोधाभास. जो कवि है यहाँ पर युद्धों का जो विरोधाभास है उसके संदर्भ में जहाँ पर हर एक व्यक्ति इस क्षति का अनुभव करता है और जो उनकी विक्ट्री है, जो उनकी जीत है, becomes a result for the sake of ending the wars. जब युद्ध खत्म होते हैं तो उसके परिणाम में उनको जो विजय प्राप्त होती है, जो जीत प्राप्त होती है, वो भी एक विरोधाभास है. इट वॉन्ट्स अस अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मीन्स ये हमें एक चेतावनी देती है भविष्य से संबंधित जो संभावनाएं हैं कि मनुष्य जो भी आविष्कार करेगा विल गो अगेंस्ट हिम, जो कि उसके खिलाफ होंगे और मनुष्य जाति को एक दिन वो नष्ट कर देंगे. प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर हम बात करें तो यही सब कुछ हो रहा है. ऐसे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जिनकी वजह से आज हम सब भुगत रहे हैं. The deadly weapons are a proof of men's intelligence and success of technological advancement and scientific progress achieved by him, but it is the defeat of humanity. Deadly weapons, बहुत ही खतरनाक जो वेपन्स बनाए हैं मनुष्य ने, वो मनुष्य की बुद्धिमत्ता का, उसकी सफलता का, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तकनीकी जो उसने प्रगति की है, जो उन्नति की है, उसकी सफलता का वो एक प्रतीक तो है. और साइंटिफिक प्रोग्रेस जो उसने की है, वैज्ञानिक तरक्की जो उसने की है, इन सब चीज़ों का एक प्रूफ है. लेकिन ये सब कुछ उसने हासिल किया है, लेकिन ये मानवता की हार है. The continuous welfare will convert this living planet into a wasteland. लगातार जो वॉरफेयर ये हो रहा है, युद्ध का ये जो काम लगातार चल रहा है, इसकी वजह से जो जीता जागता जो ये प्लैनेट है, ये एक वेस्टलैंड में बदल जाएगा धीरे धीरे. Man would shed his blood spoiled clothes and wear clean clothes. He would cleanse his soul, heart and mind of all anger and hatred. So यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, सभी अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मनुष्य अपने खून से सने हुए जो गंदे कपड़े हैं उनको उतार देगा, फेंक देगा और साफ सुथरे कपड़े पहनेगा. अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने मन को वो साफ करेगा मेडिटेशन के बल पर. उसका गुस्सा जो है, उसकी जो नफरत है, वो सब कुछ दूर हो जाएगी. He would adopt a new approach towards life, understand the destructive nature of wars and realize killing so many people is not victory. जब वो एनालाइज करेगा, जब वो मेडिटेट करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, तो उस कंडीशन में उसको एक नई अप्रोच, जीवन के प्रति एक नई अप्रोच उसकी जो पैदा होगी, उसको वो अडॉप्ट करेगा, उसको वो स्वीकार करेगा, अपनाएगा. और वो समझेगा कि डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वॉर्स, युद्धों का जो विनाशकारी स्वभाव है, विनाशकारी जो प्रभाव है, उसको वो समझेगा और उसको ये महसूस होगा कि इतने लोगों को मार करके जीत प्राप्त नहीं होती. उसको जीत नहीं कहा जाता कि इतने लोगों को मारा जाए. Let's discuss about the poetic device. Put on clean clothes. Here, metaphor poetic device has been used. Adopt a new approach which is filled with peace and understanding. And walk about with your brothers in the shade doing nothing. In this stanza, whenever we will stop our activities, we will put on clean clothes. In that condition, we should walk with all fellow beings like brothers. This change in perspective will bring about love and respect for fellow human beings. He wants us to leave the path of destruction and to be united.
हमें क्या करना चाहिए? अपने सभी साथियों के साथ में भाइयों की तरह से, सभी के साथ में हमें भाइयों की तरह से चलना चाहिए। सभी को अपने भाई समझना चाहिए, भाई बहन समझना चाहिए कि सभी हमारे अपने हैं। जब ये हमारी पर्सपेक्टिव में, हमारी सोच में इस तरह का बदलाव होगा, तो उससे प्यार पैदा होगा और मनुष्य के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति आदर पैदा होगा। हम उनकी इज्जत करेंगे। He wants us to leave the path of destruction. कवि चाहता है कि हम विनाश के रास्ते को छोड़ दें और हम सभी इकट्ठे रहें, एकजुट होकर के रहें। In the shade, metaphor means peace and love towards nature and without violence. Shade जो रूपक यहाँ पर यूज किया गया है शांति के लिए, प्यार के लिए, वो प्रकृति के प्रति प्यार है और हिंसा के बगैर, हिंसा के खिलाफ। यानी कि हमें प्रकृति से प्यार करना है और सभी जीवों से प्यार करना है और हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना, हिंसा का त्याग करना है। जस्ट लाइक शेड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्श सन, वी शुड प्रोटेक्ट एंड शेल्टर ईच अदर एज ब्रदर्स एंड लिव इन पीस एंड हार्मनी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से छाया जो है वो जब बहुत ज़्यादा तपता हुआ सूरज होता है, बहुत कठोर उसकी किरणें होती हैं जो हम सहन नहीं कर सकते, तो उस तपते धूप में हमें जिस तरह से छाया हमारी रक्षा करती है, उसी तरह से हमें रक्षा करनी है। उसी तरह से, उस आश्रय की तरह से हमें अपने भाइयों के साथ में रहना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको आश्रय देना है, सहारा देना है और शांति और सौहार्द के साथ में हमें जीना सीखना है। So whenever this approach will be there, so in this condition the poet now speaks of those people who wage war against humanity or environment. They create war of all kinds. In this stanza we have studied about these things. He says that such men should stop their activities, shed their clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers, building brotherhood. The poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood, and also harmony. The poet has advised us to keep still. But the meaning of still word is not the same. This has the same different meaning. In this stanza, he is clearing, he has tried to clear this thing. What I want should not be confused with total inactivity. जो मैंने आप लोगों को कहा उससे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से अकर्मण्य हो जाएं, आप कुछ भी ना करें। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। The poet wants us that his message of silence should not be confused with total inactivity or inertia. मीन्स कवि यहाँ पर कह रहा है कि कवि चेतावनी देता है कि शांति का जो मैसेज है उसका मतलब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम पूरी तरह से अकर्मण्य हो जाएं, कोई भी काम ना करें और बिल्कुल हम जड़ हो जाएं, हिले ही ना, बिल्कुल उसका ये मतलब नहीं है। He does not want us to stop our work but to take some time and analyze the result our deeds. Doing nothing and indulging in silence with refuel and refresh ourselves for a more fulfilling life. कवि क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कि हम अपने काम को रोक दें, नो, बट वो क्या चाह रहा है कि हम कुछ टाइम लें और एनालाइज करें, आंकलन करें द रिजल्ट आर डीड्स, जो हम काम कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है। कवि के कहने का मतलब है हमें सिर्फ 12 तक गिनती गिननी है, थोड़ा टाइम बैठ करके हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या हमने आज सुबह से शाम तक जो कुछ किया वो गलत था, हमने किसी को नुकसान पहुंचाया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है।
तो हमें ये एनालाइज करना है, ये नहीं है कि सब कुछ काम धाम छोड़ करके बैठ जाना है, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करना एंड इंडल्जिंग इन साइलेंस, और साइलेंस में ही बिजी रहना। सो मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हम तरोताज़ा होंगे हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन को भरपूर करने के लिए, दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। Life is what it is about. I want no truck with death. In this stanza, the poet is saying, he further clarifies his message does not have any connection with death. आगे वो क्लैरिफाई करता है, वो क्लियर करता है, उसका संदेश जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु के साथ में किसी तरह का कनेक्शन नहीं, मतलब ही जस्ट वांट अस टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड फील द ट्रैंक्विलिटी ऑफ पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन एंड नॉट टू बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। हमारा जो कवि है वो हमें सिर्फ यही चाहता है कि हम कुछ क्षण भर के लिए रुके और जो ट्रैंक्विलिटी है, जो पीसफुलनेस है, जो शांति है, पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन की, सकारात्मक हम आत्म अवलोकन करें, उसकी उसको हम महसूस करें। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी तरह से अकर्मण्य हो जाएं या हम बिल्कुल मृत्यु की तरह से बिल्कुल जड़ हो जाएं, हम हिले ही ना। He does not want death to interfere in our life before time. It should come at the end of life, laid full and well without regrets. वो नहीं चाहता कि मृत्यु से पहले, इन आर लाइफ बिफोर टाइम, समय से पहले हमारे जीवन में मृत्यु आ जाए। वो नहीं चाहता कि हम समय से पहले मर जाएं। कवि चाहता है कि इट शुड कम, कि जब हमारे जीवन में कभी मृत्यु आए, उससे पहले हमारा जीवन भरपूर हो, पूरी तरह से हम उसको जीवन को जिए, लेकिन बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पश्चाताप के। हमें कभी भी पश्चाताप ना हो कि हमने ये गलती की है, हमने ये गलती की है। ठीक है, तो हम अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए। सो द पोइट मेक्स अ क्लैरिफिकेशन दैट दो ही इज एडवोकेटिंग द नीड ऑफ साइलेंस, नीड फॉर साइलेंस, his advice is that we should not be confused with total inactivity. He does not want any association with death. He says that life is meant to be lived. जीवन जीने के लिए है, इसको जियो, जिंदगी को जियो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, कवि कह रहा है कि अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने अपने बारे में सोचने वाले नहीं होते, तो जिंदगी हमारी किसी और तरह से होती, चलती रहती। All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by the targets of survival and threat of death. So they are in mad rush to accomplish all their tasks. Means सभी जो मनुष्य हैं वो अपने कामों को अंतहीन करते जाते हैं, बिना जो उनका काम करने का जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको पूरा किए बगैर उनको नहीं पता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको क्या करना है। उन्हें नहीं पता कि उनके काम का क्या रिजल्ट है, और वो उस दिशा में फिर गलत दिशा में अपने कामों को करते चले जाते हैं। दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल। उनका उनका टारगेट क्या है? सिर्फ एक आजीविका कमाना, और बस उनको मृत्यु की से डर है। सो एक पागलपन की स्थिति में है वो, अपने कामों को बस पूरा करना है, पूरा करना है, उस स्थिति में वो लगे हुए हैं, बस अपने काम को पूरा करना है, अपनी आजीविका कमानी है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमानी है, सही है या गलत है। द पोइट कमेंट्स ऑन मेंस erroneous notion of progress, which is mechanical movement forward. जो हमारा कवि है वो यहाँ पर टिप्पणी कर रहा है erroneous notion of progress, प्रगति की जो हमने गलत धारणा बनाई हुई है, प्रोग्रेस की जो गलत थिंकिंग हमने बनाई हुई है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कह रहा है कि मैकेनिकल मूवमेंट फॉरवर्ड, जो मशीनी जो आंदोलन है, मशीनों से संबंधित जो आंदोलन एक चला हुआ है कि आगे बढ़ना है इसी दिशा में, तो उस गलत धारणा के ऊपर उसने टिप्पणी की है। And for once could do nothing, perhaps a huge silence
might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. In this stanza, the poet is saying that he says, pausing for a while will help appreciate their achievements and their lives would become happier. By keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. Man is treading the path of destruction in the name of progress. कवि कह रहा है कि जब हम कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, कुछ टाइम के लिए हम मेडिटेशन करने के लिए समय निकालेंगे, आंकलन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो उससे हमें मदद मिलेगी कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमने कुछ प्राप्त किया है, उनकी अ, उनकी प्रशंसा करने में मदद मिलेगी और हमारा जीवन भी थोड़ा सा सुखद होगा जब हम सोचेंगे कि हमने क्या प्राप्त किया है। अगर हमने सही डायरेक्शन में कुछ प्राप्त किया है तो हमें उससे खुशी मिलेगी, हमारा जीवन ज़्यादा खुश होगा, सुखद होगा। और बाय कीपिंग क्वाइट, चुप रहने से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू प्रोग्रेस ऑफ आवर लाइफ। हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन की सही तरीके से जो तरक्की हो रही है, सही तरीके से जो उसका जो उद्देश्य था, क्या हमने वो प्राप्त किया है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य था मानव जीवन का, हम उसको समझ पाएंगे। मैन इज ट्रेडिंग द पैथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रेडिंग मीन्स चलना, मूव करना। मनुष्य जो है वो उन्नति के नाम पर विनाश के रास्ते की तरफ बढ़ चला है। In his obsession with material, he sacrifices emotional needs. He wishes that he had allowed the silence of introspection to break the hold that sadness has over his mind. But his failure to do so brings him closer to the darkness of despair and death. जो उसका ऑब्सेशन है, जो उसका जुनून है मनुष्य का, मेटेरियलिज्म का, आधुनिकता का, भौतिकतावाद का जो जुनून उसके सिर पे सवार है, उसके लिए उसने अपनी इमोशनल नीड्स को, जो उसकी भावुकता से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं, उनको भी सेक्रीफाइड कर दिया है, उनको भी तिलांजलि दे दी है। वो इच्छा करता है कि ही हैड अलाउड द साइलेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि जो इंट्रोस्पेक्शन है, जो साइलेंस है, उसको वो अनुमति दे, मतलब टू ब्रेक द होल्ड, कि वो अपने जीवन में इन चीज़ों को अहमियत दे, इंट्रोस्पेक्शन को, शांति को अहमियत दे, ताकि सैडनेस हैज़ ओवर हिज माइंड, जो उसके दिमाग में जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो दूर हो सके। बट हिज फेलियर टू डू सो ब्रिंग्स हिम क्लोजर टू द डार्कनेस ऑफ डिस्पेयर एंड डेथ। लेकिन वो असफल रहा है भौतिकतावाद की दौड़ में। वो चाहता तो है लेकिन टाइम नहीं देता, तो वो असफल है। इस वजह से जो डिस्पेयर है, जो निराशा है और जो मृत्यु है, उसके अंधेरे के नज़दीक वो चलता चला जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सो द पोएट फर्दर एडवाइसेस द पीपल शुड स्टॉप बीइंग self-centered and selfish. He says that this huge silence which will arise from such a movement will only help will only serve to help the people. It will help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. Whenever this moment of silence will come, that will give them time to understand themselves better. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. The poet suggests that man should learn from nature. The earth undergoes change in seasons. In the winter, everything freezes and becomes lifeless. But the season changes again and gives birth to new life. अब कवि जो है वो यहाँ पर सुझाव दे रहा है कि मनुष्य जो है उसको प्रकृति से सीखना चाहिए। हमारी जो धरती है, अंडरगोस मतलब गुजरना, में से होकर गुजरना, कि हमारी धरती जो है वो बहुत से परिवर्तनों में से होकर गुजरती है, बहुत से बदलाव धरती पर आते हैं। इन द विंटर, सर्दी के मौसम में क्या होता है, हर चीज़ जम जाती है और हर चीज़ निर्जीव हो जाती है।
बट द सीजन चेंजेस अगेन एंड गिव्स बर्थ टू न्यू लाइफ। लेकिन दोबारा फिर से मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है और नया जीवन मिलता है। जैसे मान लीजिए सर्दी के मौसम में सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जब बसंत का मौसम आता है तो हर चीज में जीवन दोबारा से प्रवेश करता है, हर चीज सजीव हो उठती है। इट अपीयर्स टू बी डेड on the surface, but it is actually dormant and carefully preserving the seeds of life. Human beings to need to keep still and quiet to rejuvenate and awaken the life forces within and be productive. जब एक समय आता है तो धरती के ऊपर हर चीज, धरती के धरातल पर हर चीज निर्जीव सी, मृत सी नजर आती है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में क्या होता है? डॉर्मेंट मतलब जो निष्क्रिय, वास्तव में जो निष्क्रिय है, और केयरफुली प्रिजर्विंग, उस समय पर वास्तव में निष्क्रियता होती है, लेकिन अगर बहुत ही सावधानी से जो जीवन रूपी जो बीज हैं, उन बीजों को जब सुरक्षित रखा जाता है तो ह्यूमन बीइंग जो हैं टू नीड टू कीप स्टिल, लेकिन मनुष्यों को स्थिर रहने की जरूरत होती है। उनको रिजुवेनेट का मतलब यहाँ पर है फिर से युवा करना, उनको दोबारा से युवा, नवीन करने की जरूरत होती है, नवीनता लाने की जरूरत होती है दोबारा से। और उनके अंदर अवेकन द लाइफ फोर्सेस, जो जीवन से संबंधित जो बल है, जो शक्ति है, उसको संचारित करने की जरूरत होती है एंड बी प्रोडक्टिव, और ज्यादा वो गुणात्मक हो सके। So the poet feels that our earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. For example, the used fruit bearing trees are born from such seeds lying dead. Okay, here and there. At the end, he wants us to keep still, keep quiet while he's counting up to 12, and after which he will live. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. So, in the last, the poet has conveyed the purpose of his message. He asks the people once again to take a pause, count till 12, and walks out. He leaves a thoughtful and pensive. So, कवि जो है वो क्या चाहता है, जो हमें संदेश देना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है, उसके संदेश का वो उसने हमें यहाँ पर दिया है। वो चाहता है लोगों से कि वो कुछ टाइम के लिए रुकें, 12 तक गिनती करें, फिर चलें और विचारवान बने, चिंताग्रस्त ना हो, अपनी चिंताओं को दूर करें। He wants us to ponder upon the thoughts planted by him. He has the confidence that having realized the benefits of introspection, the readers will imbibe it as a part of their lives. कवि चाहता है कि हम अपने जो हमारे खुद के विचार हैं, उन विचारों में परिवर्तन लाएं, नए विचार पैदा करें। He has confidence that having realized the benefits of introspection, वो चाहता है कि हम इंट्रोस्पेक्शन की जो ज़रूरत है उसका हमें एहसास हो, और जो रीडर है वो भी इस बात को समझे और अपने जीवन का इसको एक हिस्सा बनाए। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।